नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे एंड सारी क्लासेस एंड ऑल, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स करते रहेंगे। आई मीन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड वहाँ पर आई मीन अपने चैनल पर हमने चारों पेपर की लिस्ट बना करके, आई मीन प्ले लिस्ट बना करके रखी है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो प्लीज़ आपको जिस भी पेपर को पढ़ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, आप जा करके ईजिली प्लेलिस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। एंड यस, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक्स फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट्स। ऐसे में एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड लेट्स एंजॉय योर लर्निंग। एंड सो आज का जो टॉपिक है वो आपका फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर वी कैन से कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, मीन्स सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। मीन्स वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे सीखने को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मीन्स अधिगम को प्रभावित करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो आइए हम लोग बिना किसी डिले के अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये फैक्टर्स क्या है क्या नहीं। इसके पहले हमने लर्निंग के सारे कॉन्सेप्ट, आई मीन लर्निंग की पूरी पूरी एक वीडियो हमने बना करके रखी है यूट्यूब, आई मीन चैनल पे। सो आप उसको देख सकते हैं, उसका एक्सेस कर सकते हैं इजिली। तो आइए हम लोग अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके, सो हमारा क्या है टॉपिक का नेम, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, या वी कैन से कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, मीन सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक हैं, आइए हम लोग इसको समझते हैं। सो लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। लाइक जो हमारी लर्निंग है, मीन्स हमारा जो अधिगम है, वो कई कारकों द्वारा क्या होता है, प्रभावित हो सकता है। इट मे बी इंटरनल फैक्टर या इट मे बी एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल। ये आंतरिक भी हो सकता है, आंतरिक कारक, या फिर बाह्य कारक भी हो सकता है। आंतरिक कारक में क्या, जैसे हमारा मोटिवेशन हो गया, हमारी थिंकिंग हो गई, उसके बाद हमारी अपनी विल पावर हो गई, हमारी अपनी इच्छा शक्ति हो गई। एक्सटर्नल लाइक हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, फिर हमारी सोसाइटी हो गई, या फिर कोई ऐसे भी कारक हो सकते हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे लर्निंग को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। दीज फैक्टर्स डिसाइड हाउ फास्ट, हाउ इफेक्टिवली एंड हाउ परमानेंटली अ पर्सन लर्न। मीन्स ये जो कारक होते हैं डिसाइड करते हैं क्या, कि हाउ फास्ट, हम कितनी तेजी से, हाउ इफेक्टिवली मतलब कितने प्रभावी तरीके से, या फिर हाउ परमानेंटली, मीन्स जो परमानेंट हमारे व्यवहार में क्या होता है, उससे परिवर्तन आ सकता है हमारे सीखने की प्रक्रिया में। और पर्सन लर्न, एक पर्सन क्या करता है, वो सीख सकता है या फिर अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे जो लाइक हमें क्या करते हैं, हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट डालते हैं, वही हमारे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वो निम्नांकित है, हम लोग इसको देखते हैं ये कौन कौन से कारक है। सो सबसे पहला आपका लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, मीन्स शिक्षार्थी से संबंधित क्या क्या कारक है। उसके बाद सेकंड आपका टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, कहीं ना कहीं जो टीचर से रिलेटेड होता है। फिर स्कूल इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, मीन्स विद्यालय या फिर पर्यावरणीय जो उसको हमारे हमको इफेक्ट करते हैं वो कारक। फिर होम फैमिली फैक्टर्स, मीन्स परिवार से संबंधित कारक। तो वैसे बहुत सारे कारक है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, मीन्स क्या, सोशल या फिर वी कैन से कि फैमिली रिलेटेड जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे लर्निंग को। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मीन्स विषय वस्तु की प्रकृति क्या है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि गर्ल्स के बारे में एक एक बता सकते हैं कि हाँ गर्ल्स को मैथ नहीं आती है। कई बार ऐसा लोगों की आपने कहते हुए सुना होगा कि हाँ गर्ल्स जो है वो क्या कहते हैं, वो एकेडमिक्स अच्छा कर लेती, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बॉयज अच्छा कर पाते हैं, फिर मैथ्स जो है वो बॉयज अच्छा कर पाते हैं, गर्ल्स उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं कि जो डिफिकल्टीज होती हैं वो मतलब जबकि ये ऐसा सच है नहीं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग, मीन शिक्षण विधियां और तकनीकें। ये भी क्या करते हैं, हमारी लर्निंग को क्या करती है, इम्पैक्ट करती हैं। आई मीन हमें उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। फिर रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, मीन पुनर्वलन और प्रतिक्रिया। ये सारे फैक्टर्स है जो हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं या फिर उसको प्रभावित करते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव।
आइए हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। पहला आपका क्या है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स मीन्स जो शिक्षार्थी से संबंधित कारक है वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं फिर जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सबसे पहला, दीज फैक्टर्स कम्स फ्रॉम इनसाइड द लर्नर्स मीन्स जो ये फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनली आते हैं, जो व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका है मैच्योरेशन मीन्स परिपक्वता। ये तो इंटरनली होता है, ये इन्नेट होता है। परिपक्वता को सीखा नहीं जा सकता, ये ट्रेनिंग के माध्यम से इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है, बट वी कैन नॉट लर्न, इट्स इन्नेट एक्चुअली। ओके, बस इसको ट्रेनिंग के द्वारा हम अच्छा बना सकते हैं, बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। अ चाइल्ड लर्न बेटर व्हेन ही या सी, मतलब कोई भी इज मेंटली एंड फिजिकली मैच्योर इनफ मीन्स कोई भी व्यक्ति हो वो क्या कर सकता है, वो तभी सीख सकता है जब वो उस सीखने के काबिल हो। लाइक क्लास 12th का बच्चा और उसको, या फिर क्लास 10th का बच्चा, फिर क्लास 8th का बच्चा, और उसको हम एमबीबीएस की पढ़ाई करवाएं, फिर नीट की प्रिपरेशन करें, तो कहाँ से कर पाएगा। मीन्स उसके लिए उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ उस लेवल को वो कैच कर सके। तो बिल्कुल ये हमारी जो मेच्योरिटी है तो हमें इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा। इसमें क्या होता है, हाई मोटिवेशन, बेटर लर्निंग या फिर परफॉर्मेंस। लाइक कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि हाँ हमारा मोटिवेशन हमको बहुत प्रभावित करता है, या इंटरनली या फिर एक्सटर्नली किसी भी तरीके से हम मोटिवेट हो सकते हैं, हमें प्रेरणा मिल सकती है। हम जब किसी को देखते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हम उससे प्रभावित होते हैं कि हाँ हम भी इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन जो होता है वो हमें हमारे गोल तक पहुंचाने के लिए क्या कर सकता है, हमें पुश करता है। मतलब पुरस्कार मिलने की उम्मीद से बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। लाइक छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर उनको आप बोलो कि हाँ चलिए आप ये काम करिए, मैं आपको पक्का चॉकलेट दूंगा, वो बच्चे क्या करते हैं, वो फटाफट से अपनी होमवर्क करते हैं और उनको ये लगता है कि हाँ अब तो हमें चॉकलेट मिलेगी। तो इस वजह से उनके लिए क्या मोटिवेशन का काम करती है। तो इससे क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे बड़े होने पे क्या होता है कि हाँ आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको ये साइकिल देंगे या फिर बाइक देंगे या फिर ये सेल फोन देंगे या फिर लैपटॉप देंगे। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं एक्सटर्नली, और वो क्या करते हैं, वो अच्छा करते हैं। या फिर इंटरनली कैसे हो सकता है कि लाइक हमारा कोई दोस्त है ना, तो हम उनसे कम्पीट करना चाहते हैं, उनसे उनसे कंपटीशन करना चाहते हैं कि हाँ हम इनसे बेहतर कर सकते हैं। तो इंटरनली हम अपने आप को क्या करते हैं, पुश करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। बच्चे की रुचि क्या है, मीन्स अ लर्नर लर्न्स क्विकली द देन व्हेन ही और सी इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। मीन्स जैसे किसी को क्या लगता है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी का संस्कृत होता है, किसी का उर्दू, किसी का म्यूजिक। तो वो व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है जो उसको क्या करता है, अचीव करने में, उसकी गोल को अचीव करने में उसको पुश करता है। मीन्स जो हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसको बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, फिर बेहतर लर्न कर पाते हैं। जैसे क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो मार्शल आर्ट का करते हैं, फिर कोई हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट मैच, मतलब जो कुछ भी जिनका अपना इंटरेस्ट होता है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने फील्ड को डिसाइड करते हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, अटेंशन मीन्स ध्यान या फिर कंसंट्रेशन। इसमें क्या है कि फोकस, अटेंशन, इंक्रीज लर्निंग स्पीड एंड मेमोरी। मीन्स जब हमारा अटेंशन ना किसी एक प्रॉपर जगह पे फोकस होता है, फोकस्ड अटेंशन, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लर्निंग होती है उसमें इंक्रीजमेंट आती है, मीन्स इनहेंस होती है वो। ठीक, लाइक अगर हमें अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ना है या लिखना है या फिर समझना है, तो हम फोकस्ड होकर के अगर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इजिली वो जल्दी और अच्छा कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटेलिजेंस, जो हमारी ये बुद्धि है, वृद्धि नहीं है, सॉरी गाइस, ये हमारी बुद्धि है। हाँ, हमारी जो आईक्यू लेवल हमारा होता है, हायर इंटेलिजेंस सपोर्ट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स इसका कहने का मतलब कि एक एवरेज लेवल की हमारी जो आईक्यू लेवल है वो होना चाहिए, मेंटली हम फिट होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा मतलब इजिली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्टीट्यूड मीन्स हमारी योग्यता क्या है, हमारी मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मीन्स नेचुरल कैपेसिटी फॉर स्पेसिफिक एरियाज लाइक म्यूजिक, मैथ, स्पोर्ट्स, एक्सेट्रा। मीन्स जो हमारी लाइक हम अगर गाना सीखना चाहते हैं, फिर म्यूजिक सीखना चाहते हैं, फिर डांस सीखना चाहते हैं, बट अगर हमारे में वो योग्यता ही नहीं है तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी लाइक पाठ को याद करने के लिए हमारी कैपेसिटी, हमारा एप्टीट्यूड, हमारी योग्यता होनी चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ ट्रेनिंग के माध्यम से वो बेहतर हो सकता है, बट स्टिल वी हैव टू रिक्वायर्ड कि हाँ हमारे अंदर इतना तो होना ही चाहिए, एक एवरेज लेवल का। मीन्स हम उस क्राइटेरिया को अचीव कर पाए, तो ये हमारा डिसाइड करता है कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। जैसा कि गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्स लर्निंग। अगर जैसे हमें सीखना है कुछ, ठीक,
अगर हमारी फिजिकली हम सही नहीं होंगे या फिर मेंटली हम नहीं सही होंगे, हमारे बहुत ज़्यादा हमें एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, या फिर फिजिकली हम कभी हमें फीवर हो रहा है, या फिर हमें कभी हेडेक हो रहा है, या फिर कभी हमारा कोई प्रॉब्लम हो रही, तो उससे क्या हमारी जो कॉन्सिस्टेंसी है, जो हमारी रेगुलरिटी है, वो क्या होती है, वो प्रभावित होगी, हम अच्छा नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे हेल्थ का एक फिजिकली या फिर मेंटली दोनों तरीके से अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। जो ऊपर हमने देखा वो क्या थे, वो स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर जो हमारा होता है उससे रिलेटेड था। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में शिक्षक से संबंधित क्या क्या कारक हो सकते हैं। हम लोग अगर इसको देखने की कोशिश करते हैं तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। टीचिंग स्टाइल एंड मेथड्स मीन्स शिक्षण शैली एवं शिक्षण विधियां। मीन्स जो एक अच्छी टीचिंग स्किल होती है, फिर गुड टीचिंग मेथड्स मेक लर्निंग इजी एंड जॉयफुल। मीन्स एक ऐसी हमें टीचिंग मेथड अपनानी चाहिए। अगर बेसिकली वी कैन अप्लाई इट ना इन लाइव क्लासेस, या वी कैन से कि इट मे बी गोइंग टू हेल्प फॉर इन क्या कहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, जहाँ पर इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। ठीक, तो वहां पर बच्चों को क्या, हमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते हुए सिखाते हुए प्लस बीच बीच में कुछ लाइक इंटरटेन एडुटेनमेंट कह सकते मतलब कह सकते हैं इसको, कि बीच बीच में कुछ बच्चों को लाइक कहानियों के माध्यम से या फिर कोई जोक या फिर मतलब इन सब के माध्यम से छोटा छोटा क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करके फिर एक एक अच्छा वातावरण अ, बना सकते हैं। तो ये गुड टीचिंग मेथड, मतलब एक टीचर का जो मेथड है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके थ्रू हमारी जो लर्निंग होगी इजी एंड जॉयफुल मीन्स सिंपल, आई मीन वी कैन से कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, हम इजिली लर्न कर सकेंगे या फिर सीख सकेंगे। नेक्स्ट, टीचर्स पर्सनालिटी, शिक्षक का व्यक्तित्व। अब इसका क्या मतलब है, व्यक्तित्व का मतलब सुंदरता नहीं होती है, व्यक्तित्व का मतलब होता है कि उसका टीचर फ्रेंडली शुड बी, उसमें पेशेंस होना चाहिए, इनकरेजिंग वो बच्चों को इनकरेज कर पाए, उत्साहित कर पाए। टीचर्स इंप्रूव लर्निंग क्वालिटी, मतलब ये सब सारी चीजें क्या होती है, अगर उसकी लर्निंग क्वालिटी अच्छी होती है, आई मीन टीचर की लर्निंग क्वालिटी, आई मीन सॉरी टीचिंग क्वालिटी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर अच्छा आएगा, और बच्चे उसमें अच्छा कर पाएंगे, बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तो हम इजिली उसमें सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन स्किल मीन्स टीचर का जो संप्रेषण कौशल है, कि वह अपने कंटेंट को कैसे डिलीवर करेगा, बच्चों तक वो कैसे पहुंचा पाएगा, मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, जो कुछ भी हम डिस्क्राइब करते हैं, जिस कुछ का हम वर्णन करते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, एक बच्चा वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है, मीन्स अच्छा समझ पाता है इस तरीके से। नेक्स्ट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर लर्निंग। सो वी कैन से या डेफिनेटली शुड बी कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर के आने पर बच्चा सहम जाए, डर जाए और वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी ना पाए। सो या एक टीचर को अपने अंदर ऐसा अपने अपनी जो टीचिंग स्टाइल है, फिर अपनी पर्सनैलिटी को ऐसी बना करके रखनी चाहिए कि बच्चा कुछ पूछना चाहे तो बिना डर के वो पूछ सके। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं कि बच्चा मनमानी करे, ठीक है ना? तो एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग बन के रहना होगा बच्चों के लिए। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बूस्ट लर्नर्स कॉन्फिडेंस, मतलब एक जब टीचर का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स के साथ, उससे क्या होता है कि बच्चे अच्छा कॉन्फिडेंस अपना क्या बिल्डअप कर पाते हैं। क्योंकि हम स्कूल से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे लाइफ टाइम के लिए हमें क्या करते हैं, हमारे ऊपर अपना इम्पैक्ट बना के रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। एंड हाँ, जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कूल इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर, मीन्स स्कूल से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि विद्यालय या फिर पर्यावरण कारक क्या क्या होते हैं। इसमें पहला हमारा क्या है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक, हमारे कक्षागत पर्यावरण या फिर कक्षा का जो वातावरण है, मीन्स क्लीन, कंफर्टेबल एंड नॉइस फ्री क्लासरूम हेल्प्स लर्निंग। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी क्लास चल रही है, बट अगर उसी के सामने डीजे बजने लगे या फिर लोग आकर के डांस करने लगे, फिर सिंगिंग करने लगे, तो क्या होगा, हमारी जो क्लास है वो डिस्टर्ब होगी। तो हमारी क्लास जो है वो एकदम शांत वातावरण में क्लीन होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेंच पर या फिर चेयर्स पे क्या धूल जमी हुई हो, डस्ट हो, उससे बच्चों के ऊपर क्या होगा, उनकी हेल्थ पे उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंफर्टेबल होना चाहिए कि वहाँ पर लाइक ऐसा ना हो कि मक्खी आते रहे, मच्छर आते रहे, ये आकर के बच्चों को परेशान करते रहे। एंड नॉइस फ्री, वहाँ पर कोई शोर ना हो, तो इससे क्या होगी, लर्निंग हमारी बेटर हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा है लर्निंग मटेरियल्स मीन्स अधिगम की जो सामग्रियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, लाइक टेक्स्ट बुक, चार्ट्स, मॉडल्स, डिजिटल टूल्स इनहेंस लर्निंग। मीन्स जब हम इन सब के माध्यम से
जो हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स इन एजुकेशन, उसका यही मतलब था कि जो हमारा लर्निंग मटेरियल्स हो, जिस वो जो टूल्स हों वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएँ। बच उससे क्या होता है कि बच्चे अच्छे से इंटरैक्ट करके और अच्छे से इन्वॉल्व होकर के अपनी लर्निंग कर पाएँ। तो कहीं न कहीं इनका भी इम्पैक्ट हमारी लर्निंग पर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है पीयर ग्रुप, मीन्स साथी समूह या सहकर्मी समूह। इससे क्या मतलब होता है कि गुड पीयर ग्रुप एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन। यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन होना होगा, ये कॉम्पिटिशन, ठीक। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, मतलब एक दूसरे को हम कम्पीट करते हैं, हम आगे निकलना चाहते हैं और उससे हम बेहतर सीख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है होम या फिर फैमिली। भाई, एक स्कूल और एक परिवार डेफिनेटली उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे घर में ही पलते बढ़ते हैं और स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। तो भाई इन दोनों को तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला कि होम इन्वायरमेंट मीन्स घर का वातावरण कैसा है कैसा नहीं है। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, सपोर्टिव है, उनकी पेरेंटिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, जो लर्नर होगा, वो अच्छा करेगा। मतलब पीसफुल एंड सपोर्टिव होम एटमोसफियर हेल्प्स लर्नर फॉर लर्निंग। मीन्स जो एक शांतिपूर्ण वातावरण होता है घर का, ऐसा नहीं कि लाइक पेरेंट्स कुछ और कर रहे हो, लाइक माता पिता में क्या लड़ाइयाँ होती रहे, झगड़े होते रहे, फिर अंकल आंट में या फिर सिबलिंग्स में, उससे क्या होगी, बच्चे की जो लर्निंग है ना वो अच्छी नहीं हो पाएगी, वो इम्पैक्ट करेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। और वहीं पर अगर पीसफुल सपोर्टिव और मतलब ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो यार बच्चे के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली होम इन्वायरमेंट गोइंग टू इफेक्ट आवर लर्निंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माता पिता का रवैया, दृष्टिकोण मीन्स पेरेंटल एटीट्यूड। इसका क्या मतलब होगा कि इनकरेज इनकरेजिंग पेरेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि स्कूल में क्या होता है, अगर टीचर अच्छा होता है तो बच्चा अच्छा सीख पाता है, वैसे ही घर पे अगर पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो बच्चा क्या होता है, वो कॉन्फिडेंट हो पाता है किसी से मिलने में जुलने पे। ऐसा नहीं कि किसी से मिलने पे फिर उसको शर्म आएगी या फिर लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। तो ये सारी चीजें उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्डअप होता है। तो इसलिए हमारे जो घर का वातावरण होना चाहिए वो पीसफुल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस मीन सांस्कृतिक प्रथाएं मीन्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स शेप्स लर्निंग हैबिट्स। मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, लाइक जैसे हमारे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, ईद हो या फिर दिवाली हो, होली हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा 25 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे पे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर सौहार्द की भावना की, आपस में हमें कैसे मिलजुल करके एक प्रकार से कलेक्टिवली तरीके से या फिर कम्युनिटी में एक साथ समूह में लोगों के साथ हम कैसे रह के उनके साथ मिल के बात करके सारी चीजें खा सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप को बताता है कि हाँ, वी आर वन एक्चुअली, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, फिर कैसे एक साथ रह के सीख सकते हैं सारी चीजें। फिर नेक्स्ट हमारा है जो वो आपका क्या है, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मीन्स विषय वस्तु की प्रकृति। अब इसमें क्या हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल मीन्स कठिनाई का स्तर मीन्स इजी टॉपिक्स आर लर्न क्विकली, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नीड मोर टाइम। तो इट्स अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है शुड बी मेक इजी, नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज अदरवाइज ये क्या होगा, बच्चों को इम्पैक्ट इसका क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। इस वजह से हमारा जो सब्जेक्ट का मैटर होना चाहिए वो थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ना ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेवेंस। अगर जो हमारा कंटेंट है वो यूजफुल होगा फ्रॉम किससे, इन रियल लाइफ लर्निंग वुड बी हैपन श्योरली। अगर वो हमारे लाइक रियल लाइफ से अगर वो कनेक्टेड होगा तो हम उसको जल्दी सीख पाएंगे। मीन्स वो व्यवहारिक होना चाहिए, सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग मीन शिक्षण विधि एवं तकनीकें। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि टीचिंग की बहुत सारी मेथड्स बताए गए थे, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो बच्चों को सीखने में क्या उनकी हेल्प करते हैं, उनको एक्सटर्नली इंटरनली या फिर अलग अलग तरीके से उनको प्रभावित करते हैं। इसमें कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्नर मतलब सॉरी एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड हो सकता है, लाइक लर्निंग बाय डूइंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, इनहैंस लर्निंग। मतलब इन सब के माध्यम से क्या होता है कि हम अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा और इसमें जो लास्ट है वो रिइंफोर्समेंट एंड फीडबैक मीन्स पुनर्बलन और प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है कि टाइमली फीडबैक स्ट्रेंथ्स लर्निंग एंड करेक्ट मिस्टेक्स। अगर हम टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहें, इसलिए तो टेस्ट लिया जाता है ना
कि कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, कहाँ पे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जहाँ पे अच्छा कर रहा है उसको तो ठीक है, उसको रिवीजन करते हैं, बट जहाँ पर वो बच्चा लैग कर रहा है कहीं ना कहीं उस पर अपना ध्यान दे और बेहतर करने की कोशिश करे। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा अच्छा करे तो उसको हमें रिवॉर्ड देना चाहिए, कुछ कुछ भी दे, हाँ कि वेल डन, यू डिड वेल, या डेफिनेटली यू विल डू इट। मतलब उसको ऐसे आप बोल के भी क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया, इन फ्यूचर आप और अच्छा करेंगे। सो ऐसी इस तरीके से मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे को क्या करते हैं, पुनर्बल दे करके पुनर्बलन और प्रक्रिया देते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लर्निंग के कुछ डोमेन्स बताए गए हैं, मीन्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स। ये आपका मतलब सिलेबस दिया गया है, मैं उसी को करवा रही हूँ। सीखने एवं व्यवहार के परिणामों का क्षेत्र। अब इसमें क्या क्या क्षेत्र हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लर्निंग आउटकम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स, मतलब इनको हम 3 डोमेन, 3 क्षेत्रों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला आपका जो प्रपोज बाय बेंजामिन ब्लूम्स, मतलब बेंजामिन ब्लूम ने दिया था इन 1956 में। एक्चुअली ये बहुत फेमस है, आपके नेट के एग्जाम में, गेट के, सिट के, तो ये हर जगह पे पूछा जा रहा है, तो प्लीज जरूर से इसको अच्छे से पढ़िएगा। सो ईच डोमेन्स रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लीड्स टू स्पेसिफिक बिहेवियरल आउटकम्स, मीन्स अलग अलग व्यवहारिक जो है हमारे क्या आउटकम को, आई मीन परिणाम, परिणाम को दिखाते हैं। क्या ये कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुँ। सो हमारे ये डोमेन्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहला हमारा कौन-सा है? सबसे पहला हमारा कॉग्निटिव डोमेन्स, या फिर जिसको हम क्या करते हैं, नॉलेज डोमेन्स, जिनको कि संज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा हमारा अफेक्टिव डोमेन्स, जिसको एटीट्यूड डोमेन्स मीन्स भावात्मक क्षेत्र कहते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड आपका जो है साइकोमोटर डोमेन्स, जिसको स्किल डोमेन्स के नाम से जानते हैं, जिसको मनोप्रेरक क्षेत्र कहते हैं। आइए हम लोग एक-एक को समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस सबसे पहला आपका क्या है, वो कॉग्निटिव डोमेन्स है, मीन्स नॉलेज डोमेन्स इसको कहते हैं, जिसको कि हिंदी में संज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि दिस डोमेन डील्स विद मेंटल स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटीज, नॉलेज एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो हायर लेवल की थिंकिंग होती है, जो हायर लेवल जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में बात करता है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगर इस डोमेन को अच्छे से बच्चों के ऊपर अप्लाई करा जाए तो इससे क्या हो सकता है कि रिमेंबर फैक्ट्स, वो बच्चे क्या करते हैं, वो फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अप्लाई नॉलेज मीन्स नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। इवेल्युएट आइडियाज, वो अपने आइडियाज का इवेल्युएशन कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस, वो नए नए क्या कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन मीन्स नए नए तरीके भी सीख सकते हैं, आई मीन अपना सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आइए हम लोग इनको और बेहतर तरीके से देखते हैं। सो दिस दिस पिरामिड गिवन बाय ब्लूम्स, है ना, बेंजामिन ब्लूम्स, तो उन्हीं की टेक्सोनॉमी है। सो इसमें इन्होंने 5 टोटल लेवल बताए हैं। ये सबसे पहले इन्होंने 1956 में दिया था, फिर इसी का रिवाइज फॉर्म आया था 2001 में। तो इसमें क्या क्या था, सबसे पहला आपका था नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी, हाँ, तो सबसे पहला आपका क्या था, नॉलेज था, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन था, फिर आपका एप्लीकेशन था, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, उसके बाद इवैल्यूएशन। ठीक, अब इसी को ये नाउन फॉर्म में था, फिर जब 2001 में इसको पब्लिश किया गया तो इसको वर्ब के फॉर्म में दिया गया। सारी चीजें वही है, जैसे नॉलेज को हम क्या करते हैं, याद करते हैं, मीन्स बस उसका थोड़ा सा नाम बदल दिया गया, बाकी सारी चीजें वही है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, वर्ब, और रिमेंबर क्या करना है, ये क्रिया होती है, कोई चीज याद करते हैं, इसको रिमेंबर नाम दे दिया। कॉम्प्रीहेंशन, और इसी को इन्होंने क्या वर्ब के फॉर्म में दिया, अंडरस्टैंड मीन्स हम समझते हैं, कोई भी चीज कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू हम समझते हैं। उसके बाद इसमें इन्होंने एप्लीकेशन दिया, यहाँ पर हम अप्लाई अप्लाई इन्होंने कह दिया। फिर उसके बाद एनालिसिस है, ये सेम वही है एनालिसिस, बस यहाँ पर जो सिंथेसिस था, यहाँ पर इन्होंने इसको क्या बोल दिया, यहाँ पर क्रिएट करना, और जो इवेल्युएशन है इसको इन्होंने इवेल्युएट करना कह दिया। बस बाकी का कुछ भी चेंज नहीं है आपका। मतलब ये पहली वाली 1956 में आई थी, और सेकंड वाली हमारी कब आई थी, वो 2001, मतलब इसका रिवाइज्ड फॉर्म आया था। ठीक, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सो लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब जो हमारे कॉग्निटिव की एबिलिटीज हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला हमने देखा नॉलेज था। अब इसमें इसमें फोकस कहाँ पर करा गया था कि फोकस ऑन रिमेम्बरिंग एंड रिसाइटिंग, मीन्स कोई भी चीज याद करना उसको, और अच्छे से उसको क्या करना, रिसाइट करना। अब इसमें
बिहेवियरल वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटीज को क्या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, डिफाइन, डिस्क्राइब, मेमोराइज, लेबल, लिस्ट, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, राइट, रिसाइट, मीन्स इन सब सारी चीजों के ऊपर क्या करता है, ये फोकस करता है, जो आपका नॉलेज है। सेकेंड इज कॉम्प्रीहेंशन। ठीक, अब कॉम्प्रीहेंशन में क्या करते हैं कि फोकस ऑन रिलेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन प्रीवियसली लर्न, मतलब जो हम पहले सीखे हुए होते हैं उसी के माध्यम से उसको एक बेस बना करके जो हम कुछ नया सीखते हैं उस पे क्या करते हैं, हम उनको दोनों को कोरिलेट करते हैं, उनको इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। यही आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है। यहाँ पर जो बिहेवियरल आउटकम के रूप में देखते हो क्या होता है, समराइज, रीस्टेट एंड पैराफ्रेज, उसके बाद इलिस्ट्रेट, मैच, एक्सप्लेन। तो इस तरीके से लेट, रिव्यू, जनरलाइज, मतलब ये सारी चीजें हम क्या करते हैं उसको कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका आपका जो है वो एप्लीकेशन है, मीन्स फोकस ऑन अप्लाइंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू अ रूल और प्रिंसिपल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, मीन्स किसी भी विशिष्ट सिचुएशन में हम किसी भी लाइक इंफॉर्मेशन को या किसी भी रूल को, किसी भी प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स अप्लाई, चेंज, पुट टुगेदर, फिर मेक, रिपोर्ट, सॉल्व, मतलब इन सब के माध्यम से क्या होता है, हम हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है वो डेवलप होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। मीन्स अ टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मीन्स एक एक प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें क्या होता है कि दैट फोकस ऑन पार्ट्स एंड दियर फंक्शनैलिटी टू द होल, मीन्स हम किसी भी पैरा को, आई मीन किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी सेंटेंस को पहले उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके हम होल को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे कोई म्यूजिक होता है उसके हम एक एक बोल को समझते हैं, फिर पूरे गाने को समझते हैं। तो ये आपका क्या होता है, वो आपको ये एनालिसिस की कैटेगरी में आता है। मीन्स एग्जामिन, क्लासीफाई, कैटेगराइज, रिसर्च, कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद कंपेयर। तो इस तरीके से ये मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख के लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है सिंथेसाइज। इसमें क्या है, अ टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग की एक टाइप है। और उसमें क्या था, उसमें हम पहले पार्ट में डिवाइड करके फिर होल को समझते हैं, बट यहाँ पर फोकस ऑन पुटिंग पार्ट्स टूगेदर, मीन्स जितने भी पार्ट्स होते हैं पहले उनको हम एक साथ रखते हैं, फिर न्यू ओरिजिनल होल, फिर हम एक नए फूड की शुरुआत करते हैं। मीन्स पहले हम जोड़ते हैं फिर तोड़ते हैं, ये आपका सिंथेसिस होता है। मीन्स कंबाइन, हाइपोथाइज, कंस्ट्रक्ट, मतलब इन तरीके से क्या करते हैं हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट आपका इवेल्युएट, मीन्स मूल्यांकन करना हुआ। मीन्स अ टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग का एक टाइप है। दैट्स फोकस ऑन वैल्यूइंग एंड मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक हमने एग्जाम कॉपी लिखा, ठीक, फिर उसके बाद जो कॉपी में इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स जितना कंटेंट होगा उसी के अनुसार क्या करते हैं हम इवेल्युएट करते हैं, हम जजमेंट करते हैं, हम जज करते हैं या इन बच्चे ने इतना लिखा तो इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए, इस तरीके से। मीन्स कंपेयर, रिकमेंडेड एक्सेस वैल्यू, तो ये सारी चीजें हैं इसकी क्या है, बिहेवियरल आउटकम, मीन्स एक्टिविटीज हैं जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है। तो गाइस ये रहा आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो आपका 1956 में आया था, हमने इसको अच्छे से देखा और समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट 2001 में आई थी उसको कैसे इन्होंने बताया था। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि रिमेम्बर, मीन्स याद करना। इसका मतलब क्या है कि रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिफाइन, मेमोराइज, स्टेट, मीन्स किसी भी कॉन्सेप्ट्स को, किसी भी फैक्ट को क्या कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं सारी चीजें। फिर नेक्स्ट आपकी क्या है वो अंडरस्टैंड, मीन्स उसको समझना। अब इसमें क्या है, एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, मीन्स जो हमारे आइडियाज होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको क्या करना, एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है अप्लाई, इसको लाइक रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स यूज इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, मीन्स अगर हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एनालाइज, मीन्स उनको एनालाइज करना इन द सेंस कि ड्रॉ कनेक्शंस अमंग आइडियाज, मीन्स आइडियाज के बीच में क्या करना, कनेक्शंस बिल्डअप करना। ऑर्गेनाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, तो इस तरीके से एग्जामिन करना, उसको एक्सपेरिमेंट करना, तो उसको एनालाइज करना। फिर आपका जो अगला है वो इवेल्युएट करना, मीन्स जस्टिफाई स्टैंड और अ डिसीजन, मीन्स किसी भी डिसीजन को लेना या फिर कोई भी लाइक हमारा जो क्या कह सकते हैं, हमारी जो क्या कहते हैं, हाँ, इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इवेल्युएट करना, उसको जस्टिफाई करना, फिर एक एक प्रॉपर डिसीजन बना कि हाँ इट्स गुड और नॉट।
फिर अगला आपका क्रिएट मीन्स बनाना, समथिंग क्रिएट न्यू मीन्स प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, लाइक कंस्ट्रक्ट, डेवलप, इन्वेस्टिगेट, मतलब कुछ नया बनाना, कुल मिलाकर के यही है। तो गाइज वो रही आपकी, जो हमने ऊपर देखा था वो 1956 वाली थी, और ये आपकी कौन सी थी, ये 2001 में जो आई थी, वर्ब के फॉर्म में आई थी। ठीक, पहला जो हमारा था वो क्या थी, वो एक प्रकार से कह सकते हैं वो एक्शन के माध्यम से थी, या सॉरी वो नाउन की उसमें थी। बट जो हमारा सेकंड आया ये आपका क्या है, ये आपकी वर्ब के फॉर्म में आई थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। पहला तो हमारा कॉग्निटिव था, सेकंड तो हमारा अफेक्टिव है। अब हम लोग अफेक्टिव डोमेन के समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। इसको एटीट्यूड डोमेन या फिर भावात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। मीन्स दिस डोमेन्स डील्स विद इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स। ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, हमारी जो मूल्य होते हैं, जो हमारी रुचि होती है, जो हमारी फीलिंग्स होते हैं, उनके साथ डील करते हैं। अब इनके बिहेवियरल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका इसमें सबसे पहला आपका क्या हो सकता है, शो इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, मतलब किसी भी चीज के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाना, उसके लिए मोटिवेशन या उसके लिए मोटिवेट फील करना। नेक्स्ट आपका डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स, मीन्स एक प्रकार से सकारात्मक एटीट्यूड्स डेवलप करना। ठीक, अगला है फॉलो वैल्यूज एंड एथिक्स, मीन्स हमारी जो मूल्य है, जो हमारी नैतिकता है, उनको फॉलो करना। ठीक, उसके बाद कोऑपरेट विद अदर्स, मीन्स अगले के साथ क्या करना, कोऑपरेट करके चलना, मीन्स एक साथ एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, व्हाट डू आई से, कि कलेक्टिवली किसी भी काम को करना। ठीक, नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, मीन्स हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारी रेस्पेक्ट्स होते हैं, उनको क्या करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, मतलब कहीं ना कहीं उनको अप्लाई करके एक उनके साथ चलना, इसका यही मतलब है सिंपल सा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। हाँ, तो अफेक्टिव डोमेन्स में सबसे पहले इसमें क्या था, रिसीविंग मीन्स आग्रहण। इसका मतलब क्या है गाइस कि लर्निंग सॉरी हाँ, लर्नर इज विलिंग टू पे अटेंशन एंड लिसन विद रिस्पेक्ट, मीन्स क्या करना कि कोई भी अगर टीचर या फिर कोई भी ट्रेनर अगर कुछ करवा रहा है तो उसको क्या करना, अच्छे से रिसीव करना, मीन्स अच्छे से अर्जित करना। मतलब जो लर्नर होना चाहिए इसके थ्रू क्या कर सकता है, अगर वो उसके अच्छे इमोशंस हैं उस कॉन्सेप्ट के प्रति, वो अच्छे से क्या कर सकता है, सीखने के लिए लालायित हो गया फिर उसको सीखेगा। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स, इसका क्या मीन्स प्रतिक्रिया, मीन्स रेस्पॉन्डिंग, लर्नर एक्टिवली रिस्पॉन्ड एंड पार्टिसिपेंट्स। अगर हम दो लाइक हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है वो अच्छा रहेगा तो क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब जो भी टॉपिक्स करवाया जाएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होकर के अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसमें रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अगला आपका वैल्यूइंग मीन्स अनुमूल्यन, वही की अनुमूल्यन का मतलब क्या होता है कि वैल्यूइंग मीन्स पीस वैल्यू ऑन अ बिहेवियर, आइडियाज, पर्सन, सिचुएशन, मीन्स सॉरी प्लेस वैल्यू, मतलब उस जगह का ऑन बिहेवियर, व्यवहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें जो हमारे आइडियाज होंगे या फिर पर्सन जो भी कोई व्यक्ति होगा, फिर जो सिचुएशन होगा उसका हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपने व्यवहार को करना होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। अब इसमें क्या चीजें हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटाइज वैल्यूज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दैम, मीन्स जो हमारी वैल्यूज है जो उसको क्या उसकी हम पहली प्रायोरिटीज देंगे। ठीक, मतलब संगठित तरीके से चलेंगे। उसके बाद जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो मतभेद होते हैं उसको कहीं ना कहीं उसमें अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, जो हमारी चीजें हैं उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसको साथ में अपने लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, इंटरलाइजिंग वैल्यूज, इसमें कुछ और दिया है, बात एक ही है। कैरेक्टराइजेशन इसमें दिया है स्वाभाविक रंग, बट इसका जो एक्चुअल है वो ये होना चाहिए इंटरनलाइजेशन वैल्यूज, इंटरलाइजिंग वैल्यूज मीन्स वैल्यू सिस्टम इज इंटरनलाइज्ड एंड कंट्रोल्स बिहेवियर। मीन्स इंटरलाइज मतलब क्या होता है कि हमें अपने आप में धारण करना, जो भी हमारी वैल्यूज होती है, जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, इसको हमें क्या करना, इंटरनलाइज करना चाहिए। उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा जो व्यवहार होगा वो बहुत कंट्रोलेबल तरीके से हम क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, बिहेवियर अपना रिप्रेजेंट करेंगे। आइए हम लोग साइकोमोटर की बात करते हैं। नेक्स्ट साइकोमोटर डोमेन्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौशलात्मक या फिर मनोचालक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जो आपका साइकोमोटर, पहला हमारा कॉग्निटिव था, दूसरा हमारा अफेक्टिव था, तीसरा हमारा साइकोमोटर है। द साइकोमोटर डोमेन्स डील्स विद व्हाट, डील्स विद फिजिकल स्किल, बॉडी मूवमेंट, जो हमारी लाइक शारीरिक कौशल होते हैं, जो हमारी शारीरिक गति होती है, कोऑर्डिनेशन, मोटर एबिलिटीज एंड यूज ऑफ मसल्स, जो हमारे मसल्स का यूज करके कहीं ना कहीं हमारे मोटर मूवमेंट को प्रभावित करते हैं।
इट फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड डेवलपिंग हैंड ऑन स्किल। मतलब ये किस पे फोकस करता है, ये कोई भी चीज हम जब अपने हाथों के द्वारा एक साइकोमोटर तरीके से करते हैं, हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, तो कहीं ना कहीं उसको बताता है। तो इसके इसमें क्या कर, अगर ये चीजें अच्छी स्टूडेंट्स की, तो इसमें क्या हो सकता है कि राइट्स ना नीटली, मतलब वो हम अच्छे से लिख सकते हैं। परफॉर्म लैब एक्सपेरिमेंट्स, हम लैब जो लैब में हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, जो हमारा प्रयोग होता है, हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ड्रॉ डायग्राम्स, मतलब हम डायग्राम्स बना सकते हैं। प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद एग्जीक्यूट स्पोर्ट्स स्किल। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो हमारी मोटर मूवमेंट की बातें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। हम्म सो साइकोमोटर डोमेन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आपका सबसे पहला है कि परसीव, किसी भी चीज को परसीव करना, मीन्स उसको देखना, उसके प्रति अपना परसेप्शन बनाना। मतलब चूजेस, डिस्क्राइब, डिटेक्ट ना, डिफ्रेंसिएशन, मतलब इस तरीके से हम किसी भी चीज को कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे परसीव कर सकते हैं उनको। फिर अगला आपका क्या है, रिस्पॉन्ड, उनको हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब अरेंज, असेंबल, उसके बाद बिल्ड्स, कैलकुलेट्स, मतलब किसी अगर हमने कोई भी चीज देखा, उसको प्रति हमारा क्या हुआ, एक हमारे अंदर एक प्रकार से, व्हाट डू आई से कि एक उसके लिए हमारी एक थिंकिंग बनेगी, हम उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। फिर परफॉर्म ऑटोमेटिकली, अब इसका क्या मतलब है कि सेम एज रिस्पॉन्ड, मतलब ये कहीं ना कहीं की कॉलेक्ट ड्रॉर्स, मतलब ग्राफिक्स, इसका यही मतलब है कि हम जो भी रिस्पॉन्स करेंगे उसका जो हमारा परफॉर्मेंस आएगा वो बनावटी नहीं होगा, हम ऑटोमेटिकली उसके लिए जब हम अच्छे से परसीव करेंगे तो अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, और वो जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो ऑटोमेटिकली आ सकता है। फिर अगला अडॉप्ट, मीन्स अडॉप्ट करना, इन द सेंस की अर्जित करना, मीन्स एडजस्ट, अल्टर्स, चेंजेस, कंडक्ट्स, कोवर्ट, मतलब कहीं ना कहीं कि जब हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेंगे तो वो चीजें हमारे अंदर, यानी कि हम उसको अर्जित करेंगे। फिर फाइनली आपका ओरिजिनेट करना, मीन्स अरेंज, कॉम्बाइंस, कॉम्पेंस, कंस्ट्रक्शन, क्रिएट, डिजाइन। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं। तो ये रहा आपका साइकोमोटर डोमेन। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। सो आइए हम लोग इसका एक समरी टेबल देखते हैं। समरी टेबल में आपका जो सबसे पहला है आपका, हमने देखा ये कॉग्निटिव डोमेन है, बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, इसमें हम नॉलेज एंड थिंकिंग की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, डिफाइन, सॉल्व, एक्सप्लेन, इवेल्युएट, मतलब हम किसी भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। मीन्स कोई भी समस्या है हम उसको कॉग्निटिव तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से कैसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट जो हमारा था वो अफेक्टिव डोमेन था। अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या था, लाइक एटीट्यूड और वैल्यूज हमारे आते हैं इसमें। ठीक, इसमें क्या है, इसमें किसी को रेस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, पार्टिसिपेट कैसे करना चाहिए, जो हमारे वैल्यूज हैं उसके लिए। सोच इम्पैथी, मतलब इम्पैथी कैसे दिखाई जा सकती है उसके लिए। और नेक्स्ट हमारा जो था वो साइकोमोटर था, मीन्स प्रकार से मनोप्रेरक जिसको कहते हैं। इसमें क्या था कि फिजिकल एंड मोटर स्किल, जो हमारे शारीरिक और प्रकार से जो मोटर कौशल थे उसके लिए। मीन्स राइट, ड्रॉस, परफॉर्म, एक्शन, स्पोर्ट्स स्किल, ये इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर हमने तीनों आपको क्या बता करके रखा है कि हाँ, जो आपका कॉग्निटिव है इसमें क्या क्या आते हैं कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, मीन्स आपका नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा जो अफेक्टिव है इसमें रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, कोई चीज़ पहले रिसीव करना, फिर उसके लिए रेस्पॉन्स करना, फिर उसकी वैल्यू देना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसको कैरेक्टराइज करना, मतलब उसका एक वैल्यू सेट करना। उसके बाद हम लोग ने ये आपका देखा था साइकोमोटर। साइकोमोटर हमने क्या देखा है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, फिर बेसिक्स, फंडामेंटल मूवमेंट्स, फिर परसेप्शन करना उसका, फिर फिजिकल एक्टिविटीज उसके लिए करना, फिर स्किल मूवमेंट करना, फिर नॉन डिस्कर्सिव यानी कि कम्युनिकेशन करना। तो ये इस तरीके से हमने अपना तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन देखा। तो सो ये रही आज आपकी वीडियो गाइस। होप आपको जरूर से ये अच्छी लगेगी, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज जरूर से एक लाइक दीजिएगा। एंड we will meet in next video. So thank you so much guys, thank you so much for your support and your love, and we will meet in next video.